हेलो, जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सारथी सिलेक्शन तक जो यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, उसमें हम लोग देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जिसमें आज हम देखेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या रहने वाला है, इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे पॉइज़न एक्ट 1919 और अमेंडमेंट कब आया, ठीक है, क्या-क्या उसमें शामिल था, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें कि हम लोग देखेंगे आज थ्योरी प्लस 30 एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है? कैसे इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी? क्यों ज़रूरी था आपका पॉइज़न एक्ट, ठीक है? और क्या-क्या उसमें शामिल था? इन सब के बारे में हम बात करेंगे। पॉइज़न एक्ट क्या होता है? ठीक है? और पॉइज़न एक्ट की क्या ज़रूरत थी? पॉइज़न एक्ट जो है, वो आपको सीमित करता है कि कोई भी ड्रग आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? पॉइज़न एक्ट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो किसी इंसेक्ट, ह्यूमन, एनिमल को मारने का या पॉइज़न इफ़ेक्ट शो करती हों, ठीक है? वो सारी ड्रग्स इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है? तो पॉइज़न एक्ट जो है इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि इसका कोई मिसयूज़ ना कर सके। पॉइज़न एक्ट जो है आपका 1919 में आया था, ठीक है? जो 3 सितंबर 3 सितंबर 1919 को लागू हुआ था। ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें विस अधिनियम जो है 1904 को प्रतिस्थापित किया गया था, जिसका दायरा सीमित था, ठीक है? लिमिटेड इसकी स्कोप था और विषय तस्करी पर पर्याप्त नियंत्रण पाया गया था, ठीक है? इसका जो दायरा था वो सीमित था, इसलिए जो इनएडिक्वेट कंट्रोल था ओवर पॉइज़न ट्रैफिकिंग पर हुआ था, ठीक है? इसलिए हम 1919 में पॉइज़न एक्ट को लेके आए थे। 1910 और 1915 में जो गवर्नमेंट है, यूनाइटेड प्रोविनेंस नाउ उत्तर प्रदेश प्रपोज्ड रेडिकल अमेंडमेंट टू मेक द एक्ट मोर इफेक्टिव। जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट थी, ठीक है, 1910 से 1915 के बीच में, उसने क्या किया, इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए अमूल चूक संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें लॉन्ग टाइटल में क्या था, विषयों के आयात, जैसे कि इस एक्ट में क्या था, कंसोलिडेट एंड अमेंडमेंट द लॉ रेगुलेटिंग द इम्पोर्टेशन, पोसेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन। मतलब अधिकरण और विक्रय का विनियमन करने वाली विधि को समेकित और संशोधित करने हेतु एक अधिनियम लाया गया, ठीक है? जिसमें कंट्रोल कौन करता है, आपका गृह मंत्रालय करता है, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ होम्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसको रेगुलेट करता है। क्या जरूरत पड़ी थी इस अधिनियम की, आवश्यकता क्या थी इस अधिनियम की? टू प्रोवाइड मिस यूज ऑफ पॉइजन फॉर किलिंग पर्संस और एनिमल्स मिक्सिंग पॉइजन्स विद कैटल फोडर, ताकि आपका मिस यूज ना हो सके, ठीक है? मिस यूज कोई ना कर सके किसी जानवर या किसी पर्सन्स को किल करने के लिए, और जो मिक्सिंग है पॉइजन का कैटल फीडर में ना हो सके, टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ मिसचीफ, ठीक है? मिसचीफ मतलब सॉर्ट ऑफ मिसचीफ को अवॉइड कर सके, ठीक है? किसी शरारत से बचने के लिए इसको अवॉइड किया जा सके। जब विष का उपयोग निश्चित खुराक में उपचार में किया जाता है तो स्वतः चिकित्सा को रोकने के लिए होता है, ठीक है? आप अगर पॉइज़न को लिमिटेड डोज़ में है, ठीक है? उसका उचित खुराक में है, तो वो क्या करता है, चिकित्सा को रोकने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? लेकिन वही जब पॉइज़न का डोज़ बढ़ जाता है, तो वो पॉइज़न हो जाता है, ठीक है? जहरीला पदार्थ हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए लाया गया था। केवल पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा नियंत्रित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनके कंट्रोल में ये सब चीज़ें नियंत्रित की जाएँ, उसके लिए लाया गया था। टू प्रिवेंट इल्लीगल सेल ऑफ पॉइज़न, ताकि इल्लीगल सेल जो है पॉइज़न का, उससे बचाया जा सके विद इन कंट्री और अक्रॉस बॉर्डर, हमारी कंट्री में या फिर कंट्री के क्रॉस बॉर्डर में भी। ठीक है? इन सब से बचाने के लिए, इन सबको रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट की हमें ज़रूरत पड़ी। फिर देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? टू रेगुलेट इम्पोर्ट, पोसेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन्स, ताकि हम जो पॉइजन है उसको इम्पोर्ट कर सकें, पोसेशन और सेल जो है पॉइजन
कि उस पर हम नियंत्रण कर सकें। तो टाइटन कंट्रोल ओवर ट्रैफिकिंग इन पॉइजन, और जो पॉइजन का ओवर ट्रैफिकिंग है मतलब कि कालाबाजारी जो हो रही है उस पर कंट्रोल किया जा सके, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। ठीक है, विषयों के आयात, अधिग्रहण और विक्रय को विनियमित करना, विषयों के परिवहन पर नियंत्रण को मजबूत करना, इन सब का ये मेन उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव है। एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, विस्तार और प्रयोजित, इसमें क्या होता है, ये एक्ट जो है होल इंडिया में लागू है। ठीक है, पूरे भारत देश में यह एक्ट जो है लागू होता है। लेकिन एक्सेप्ट इसमें क्या है, इसमें जो है जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है वहां पे ये लागू नहीं होता है। ठीक है, ये यह जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है, सिवाय इस हद तक कि इस अधिनियम के प्रावधान भारत में किसी विनिर्दिष्ट विषय के आयात से संबंधित है। तो इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे, ये होल इंडिया में अप्लीकेबल है बट जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस, एक्ट डज नॉट डिफाइन पॉइजन्स, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, अधिनियम में विषय परिभाषित नहीं है, जो विषय है वो परिभाषित नहीं है। तो सेक्शन 5 में जो है वो क्या होता है, प्रिजम्पशंस एज टू स्पेसिफाइड पॉइजन्स। ठीक है, धारा 5 में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में धारणा। ठीक है, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो स्पेसिफाइड एज अ पॉइजन, जो पॉइजन से मतलब स्पेसिफाइड हो, पता है कि ये पॉइजन है, इन रूल मेड और नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट, तो उसमें रूल बनाए जाते हैं और नोटिफिकेशन इशू होती है इस एक्ट के तहत। डीम्स टू बी अ पॉइजन फॉर अ पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक विषय विषय समझा जाएगा। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम या जारी की गई अधिसूचना में विषय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई भी पदार्थ इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक विषय समझा जाएगा। ठीक है, यह डिफिनीशन होती है। फिर क्या है, की पॉइंट, द एक्ट डज नॉट टर्म पॉइजन all substance specified in official notifications are deemed as poison। अधिनियम पॉइजन शब्द जो परिभाषित नहीं करता है, आधिकारिक अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट सभी पदार्थ विष माने जाते हैं। ठीक है, ये एक्ट जो है जो पॉइजन टर्म है उसको डिफाइन नहीं करता है, लेकिन सभी सब्सटेंस जो स्पेसिफाइड हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में, और इन सबको हम पॉइजन कह सकते हैं, मानते हैं। ठीक है, फिर क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट, अधिनियम की संरचना। इस एक्ट में इस एक्ट को 10 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहले सेक्शन में क्या है, सॉल्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। ठीक, सेकंड सेक्शन में क्या है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू रेगुलेट पॉइजन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन। सेकंड सेक्शन में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पॉइजन पावर होती है ताकि वो रेगुलेट कर सके सेल को, और जो भी पॉइजन है उसको सेल को रेगुलेट कर सके। सेक्शन सेकंड में होता है। सेक्शन थर्ड में क्या है, पावर टू प्रोहिबिट इम्पोर्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेशन इनटू इंडिया ऑफ एनी पॉइजन एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस। जो भी पावर जो है प्रोहिबिट है, ठीक है, इम्पोर्टेशन इनटू इंडिया, मतलब इम्पोर्ट करने के लिए जो पावर होती है वो प्रोहिबिटेड है किसी भी पॉइजन को एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। ठीक है, अगर लाइसेंस है आपके पास तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, बिना लाइसेंस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सेक्शन 3 में है। सेक्शन 4 में क्या है, पावर टू रेगुलेट पोजीशन ऑफ एनी पॉइजन्स इन सर्टेन एरिया, वो ऐसी पावर जो रेगुलेट करती है, ठीक है, किसी भी पॉइजन को सर्टेन एरिया में। सेक्शन 5 में क्या है, प्रिजम्पशन एज टू स्पेसिफाइड पॉइजन, जो पॉइजन है उसको वो स्पेसिफाइड करता है कि हाँ ये चीज जो है वो पॉइजन है। सेक्शन 6 में क्या है, पेनल्टी फॉर अनलॉफुल इम्पोर्टेशन एटीसी। सेक्शन 6 में जो है पेनल्टी डिफाइन की जाती है किसी भी अगर रूल या लॉ आपने फॉलो नहीं किया है उसके प्रति। सेक्शन 7 में क्या है, पावर टू इशू सर्च वारंट। सर्च वारंट का आपके पास पावर होता है सेक्शन 7 में। ठीक है, सेक्शन 8 में क्या होता है, रूल्स होते हैं। ठीक है, 9 में क्या है, सेविंग्स होती हैं, और 10 में क्या होता है, रिपेल ऑफ एक्ट 1
ऑफ 1904। ये सेक्शन हमारे बताते हैं कि इस एक्ट में जो है धाराएं, ये धाराएं होती हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां होती हैं इस एक्ट को लेके। तो सेक्शन 3 में जो है उसमें क्या है, पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्टेशन इनटू इंडिया ऑफ एनी पॉइजन एक्सेप्ट अंडर लाइसेंस। तो धारा 3 में जो है भारत में किसी विष के आयात को लेकर आयात को केवल लाइसेंस के अधीन प्रतिबंधित करने की शक्ति दी गई है, जिसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है इम्पोर्ट इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन अक्रॉस डिफाइंड फ्रंटियर्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन विदाउट अ लाइसेंस इज प्रोहिबिटेड। केंद्र सरकार के पास जो है परिभाषित सीमा शुल्क सीमाओं के पार विषयों के आयात को विनियमित करती है। लाइसेंस के बिना विषयों को आयात निषेध है। ठीक है, फिर क्या है, लाइसेंस पर्सन मस्ट फॉलो ऑल कंडीशंस। जो लाइसेंस पर्सन है वो उन सबको सभी कंडीशंस फॉलो करनी का पड़ती हैं, जैसे कि स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट एंड इम्पोर्ट अक्रॉस वन। जो भी इस एक्ट के तहत स्पेसिफाइड हैं, जो कंडीशंस उन सबको फॉलो करना पड़ता है अक्रॉस वन ऑफ द डिफाइंड कस्टम्स फॉरंटियर्स। ठीक है, जो भी आयात करना चाहता है उनकी सीमाओं शुल्क के बारे में सब कुछ इसमें दिया गया होता है। फिर क्या है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर होती है, तो ये सेक्शन 2 डिफाइन करता है। राज्य सरकार की विक्रय के लिए अधिकार और किसी विष के विक्रय को विनियमित करने की शक्ति दी गई है इसमें। ठीक है, तो सेक्शन 2 ये डिफाइन करता है। सेक्शन 3 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, सेक्शन 2 स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कहता है, ये रूल करता है, रेगुलेट करवाता है टेरिटरीज द पोजीशंस फॉर सेल एंड सेल होलसेल रिटेल ऑफ एनी स्पेसिफाइड पॉइजन्स को। इसी राज्य सरकार जो है विनिमय द्वारा अपने राज्य क्षेत्रों में किसी विनिर्दिष्ट विषय को विक्रय के लिए अधिकार और विक्रय हो क्या खुदरा को विनियमित कर सकती है। ये सेक्शन 2 में बताया गया है। रूल में प्रोवाइड फॉर। अब इसमें रूल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम देखते हैं। पहला क्या है, ग्रांट लाइसेंस एंड फिक्सिंग फीस। तो इसमें लाइसेंस जो होता है वो लेना पड़ता है और उसका फीस जो है निर्धारण करना पड़ता है। जो सेकंड है आपका क्लासेस ऑफ पर्सन्स टू होम लाइसेंस में बी ग्रांटेड। वे व्यक्ति जो वर्ग जिन्हें लाइसेंस दिए जा सकते हैं उन्हीं को मिलेगा। क्लास ऑफ पर्सन्स टू होम पॉइजन में बी सोल्ड। वे व्यक्ति वे वर्ग जिन्हें विष बेचा जा सकता है। मैक्सिमम क्वांटिटी दैट में बी सोल्ड टू एनी वन पर्सन। अधिकतम मात्रा जो किसी एक व्यक्ति को बेची जा सकती है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर फॉर सेल। विक्रय रजिस्ट्रारों का रखरखाव कैसा है उन्हीं को आप दे सकते हैं। सेफ कस्टडी एंड लेबलिंग ऑफ पॉइजन। विषयों को सुरक्षित अभिरक्षा और लेबलिंग की जाती है। इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ पॉइजन्स। विषयों के निरीक्षण और परीक्षा करी जाती है टाइम टू टाइम। फिर सेक्शन 4 में क्या होता है, पावर टू रेगुलेट पोजीशन ऑफ एनी पॉइजन इन सर्टेन एरिया। कुछ क्षेत्रों में किसी विष के अधिकारण को विनियमित करने की शक्ति दी गई है, इसमें कि गवर्नमेंट जो होती है रूल बनाती है ताकि जो रेगुलेट कर सके स्पेसिफाइड पॉइजन को लोकल एरिया में, जहाँ पर पॉइजनिंग जो है पशुओं का विस्तारक बार बार होती हो, वहाँ पे ये गवर्नमेंट जो है रेगुलेट कर सके। सेक्शन 7 जो है वो क्या होता है, पावर टू इशू सर्च वारंट। ठीक है, धारा 7 में तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति दी गई है, इसमें कि अथॉरिटीज जो होती है एम्पावर्ड टू इशू सर्च वारंट। ठीक है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आ जाता है और कमिश्नर ऑफ पुलिस आ जाता है। ठीक है, इन सब के पास जो है सर्च वारंट की पावर होती है। फिर क्या है, ऑफेंस एंड पेनल्टीज। अपराध और दंड के तहत क्या होता है, अगर कोई अनलॉफुल इम्पोर्टेशन ऑफ पॉइजन करता है, ठीक है, तो वो आपका सेक्शन 6 में आता है, जिसमें कि पेनल्टी और अनलॉफुल इम्पोर्टेशन दी गई होती हैं। और सेकंड क्या है आपका, अनलॉफुल पोजीशन फॉर सेल ऑफ पॉइजन। अनलॉफुल सेल ऑफ पॉइजन, इन सब के लिए जो है पेनल्टी क्या दी गई है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ 3 महीने की तक कारावास हो सकता है। फाइन अप टू 500 टू 500 तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। फिर क्या है आपका रूल्स एंड सेविंग।
तो सेक्शन 8 में क्या है, रूल्स हैं, कुछ नियम दिए गए हैं, जैसे कि सभी रूल्स जो होते हैं मेड अंडर दिस एक्ट, किसी एक्ट के अंदर बनाए जाते हैं जो कि पब्लिश्ड होता है ऑफिशियल गैजेट में। सेक्शन 9 में क्या होता है, सेविंग्स, ठीक है, सेविंग्स क्या होती हैं, जैसे कि नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी पॉइजन फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ अ मेडिसिन डिस्पेंस बाय अ मेडिकल और वेटरनरी प्रैक्टिशनर। इस अधिनियम का कोई बात किसी चिकित्सा या पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा वितरित दवा का भाग बनने वाले किसी विषय पर लागू नहीं होती है। फिर की अमेंडमेंट, कुछ मुख्य संशोधन किए गए थे, जैसे कि अमेंडमेंट एक्ट 47 ऑफ 1958। इसमें क्या था, एक्सटेंडेड द सेंट्रल पॉइजन एक्ट टू फॉर्मर पार्ट बी स्टेट फॉर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। एक का रूप एक रूपकता के लिए केंद्रीय विष अधिनियम को पूर्व भाग बी राज्यों तक विस्तारित किया गया था, ठीक है। अमेंडमेंट आफ्टर 1958, उसमें क्या था, इनहांस पनिशमेंट फॉर एसिड अटैक, जो एसिड अटैक हैं उनके लिए कठोर दंड देने का जो पनिशमेंट है वो बढ़ाया गया था। फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि एक्ट वाज इंटेक्टेड ऑन 3 सितंबर 1919, जो अधिनियम है वो 3 सितंबर 1919 को लागू हुआ था। ये एक्ट जो है, इस एक्ट में 12 हैं, जैसे कि 1919 अधिनियम संख्या जो है 12 का है। 1919 में रिप्लेस पॉइजन एक्ट 1904, जो 1904 में पॉइजन एक्ट आया था उसको रिप्लेस करके ये लाया गया था। ये एक्ट जो है डज नॉट डिफाइन पॉइजन, ये इस एक्ट में पॉइजन का परिभाषा नहीं दिया गया है, ठीक है, क्या पॉइजन होता है ये डिफाइन नहीं किया जाता है। सेक्शन 5 में क्या है, प्रिजम्पशंस एज टू स्पेसिफाइड पॉइजंस, धारा 5 में जो विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में धारणा है। सेक्शन 2 में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है रेगुलेट करती है पोजीशन एंड सेल्स को। सेक्शन 3 में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इंपोर्ट को। सेक्शन 6 में क्या होता है, पेनल्टी दी गई है जो कि 3 मंथ की जेल और या 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 7 में सर्च वारंट के बारे में बताया गया है, जो कि आपका डीएम एसडीएम पुलिस कमिश्नर के द्वारा होता है। फिर क्या है, इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन रिक्वायर्ड लाइसेंस, जो लाइसेंस के बिना आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, ये बताया गया है। स्टेट गवर्नमेंट कैन फिक्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सेल पर पर्सन, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो फिक्स करती है कितना मैक्सिमम क्वांटिटी जो होती है सेल की पर पर्सन हो सकती है, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो रिक्वायर सेफ कस्टडी एंड लेबलिंग ऑफ पॉइजन, जो राज्य सरकार है विषयों का सुरक्षित अभिरक्षा और लेबलिंग आवश्यक कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेंटेन रजिस्टर फॉर सेल, स्टेट गवर्नमेंट जो है जो सेल करने का रजिस्टर रख सकती है। जो शेड्यूल ई है एंड डीएनसी एक्ट 1945 अर्लियर लिस्टेड पॉइजन ड्रॉप इन 1982, ठीक है। डीएनसी नियम जो 1945 की अनुसूची ई में पहले सूचीबद्ध थे उसको हटा दिया गया था 1982 में। फिर क्या एक्सटेंशन होल इंडिया, जो ये पॉइजन एक्ट है सब पूरे भारत देश में लागू है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कि इम्पोर्ट रिलेटेड ओनली। फिर क्या है, एक्ट कंसिस्ट ऑफ 10 सेक्शन, इस एक्ट में 10 सेक्शन 10 धाराओं से मिलकर बना है ये एक्ट। फिर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ होम, ये गृह मंत्रालय या गृह विभाग से जो है कंट्रोल होता है। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम देखेंगे 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला आपका एमसीक्यू है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉइजन एक्ट 1919 वाज इनफेक्टेड ऑन विच डेट, पॉइजन एक्ट कब आया था। तो पहला ऑप्शन है 3 सितंबर 1919, फर्स्ट ऑप्शन बी 1 जनवरी 1920, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1919, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 1919। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, 3 सितंबर 1919 को पॉइजन एक्ट आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉइजन एक्ट 1919 रिप्लेस व्हिच अर्लियर एक्ट, 1919 में पॉइजन एक्ट ने किसको रिप्लेस करके ये जगह ली। तो ऑप्शन ए पॉइजन एक्ट 1900, ठीक है, ऑप्शन बी पॉइजन एक्ट 1904, ऑप्शन सी पॉइजन एक्ट 1398, ऑप्शन डी पॉइजन एक्ट 1910। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी पॉइजन एक्ट 1904 को रिप्लेस करके ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ द पॉइजन एक्ट 1919, ये जो अधिनियम संख्या क्या है, ठीक है। एक्ट नंबर 10 ऑफ 1919, एक्ट नंबर 12 ऑफ 1919,
एक्ट नंबर 15 ऑफ 1919, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1919। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्ट नंबर 12। ठीक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉइजन एक्ट 1919? कौन सी मिनिस्ट्री जो है मंत्रालय के अधीन ये आता है? तो ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइजन एक्ट 1919 एक्सटेंड्स टू होल इंडिया एक्सेप्ट विच स्टेट फॉर सर्टेन प्रोविजंस? पूरे भारत में ये लागू होता है, किस राज्य में नहीं लागू होता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेक्शन ऑफ द पॉइजन एक्ट 1919 डील्स विद द प्रिजम्पशंस एज टू स्पेसिफाइड पॉइजन? विषय अधिनियम 1919 की कौन सी धारा विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में धारणा से संबंधित है? तो सेक्शन, ऑप्शन ए सेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 4, ऑप्शन डी सेक्शन 5। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेक्शन डी, सॉरी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सेक्शन 5 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द पॉइजन एक्ट 1919 डिफाइन द टर्म पॉइजन? ठीक है, इस अधिनियम 1919 में पॉइजन शब्द को परिभाषित करता है क्या? ऑप्शन ए यस क्लियरली डिफाइंड, पूर्णतः इसको परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी नो इट डज नॉट डिफाइन, ऑप्शन सी ओनली सेक्शन 2, ऑप्शन डी ओनली इन परमिएबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये डिफाइन जो पॉइजन टर्म है आपका, ये डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंडर सेक्शन 2 के तहत पॉइजन एक्ट 1919 विच गवर्नमेंट हैज द पावर टू रेगुलेट पोजीशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ पॉइजन? 1919 के तहत जो कौन सी गवर्नमेंट जो है आपका, आपके पास जो गवर्नमेंट है किसके पास पावर होती है इसको सेल या सेल करने की? तो ऑप्शन ए क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट के पास, ऑप्शन सी लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अंडर सेक्शन 3 विच इज मैक्सिमम इम्पोस्टमेंट, मतलब कितनी साल की अधिकतम जेल हो सकती है? ठीक है, मैक्सिमम कितने साल की आपको जेल हो सकती है या पेनल्टी हो सकती है सेक्शन 6 के तहत? ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है? 1 महीने के लिए, ऑप्शन बी 3 महीने के लिए, ऑप्शन सी 6 महीने के लिए, ऑप्शन डी 1 साल के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 3 महीने की सजा हो सकती है, ठीक है, या 500 रुपये जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मैक्सिमम फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द पॉइजन एक्ट 1919? कितना मैक्सिमम फाइन निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 200 रुपये, ऑप्शन बी 500 रुपये, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 2000। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सेक्शन ऑफ द पॉइजन एक्ट 1919 empower the issue of a search warrant? किसके पास पावर होती है सर्च वारंट देने की? तो सेक्शन, किस सेक्शन में? ऑप्शन ए सेक्शन 5 में, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सेक्शन 6 में, ऑप्शन सी सेक्शन 7 में, ऑप्शन डी सेक्शन 8 में। तो सेक्शन में होती है सेक्शन सी, सॉरी सेक्शन 7 में जो है पावर को दिया गया है सर्च वारंट का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एम्पावर्ड टू इशू अ सर्च वारंट अंडर द पॉइजन एक्ट 1919? इसमें से नहीं है एम्पावरमेंट, इसके पास पावर एम्पावर्ड नहीं है ताकि वो इशू कर सके सर्च वारंट पॉइजन एक्ट 1919 के तहत। तो आपके पास ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, ऑप्शन बी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास, ऑप्शन सी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास, ऑप्शन डी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। इसमें से कौन से इसके पास पावर नहीं है? ऑप्शन डी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 9 के तहत पॉइजन एक्ट है 1919, वो एक्ट डज नॉट अप्लाई, कहाँ नहीं अप्लाई होता है? पॉइजन फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ मेडिसिन डिस्पेंस बाय होम। ठीक है, वितरित दवा भाग बनाने वाले विषय पर लागू नहीं होता। ऑप्शन ए केमिस्ट, ऑप्शन बी फार्मासिस्ट, ऑप्शन सी मेडिसिन मेडिकल और वेटरनरी प्रैक्टिशनर, ऑप्शन डी होल ड्रग होल सेलर। तो ये किस पे लागू नहीं होता है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, मेडिकल और वेटरनरी प्रैक्टिशनर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द पॉइजन एक्ट 1919 रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड इन? तो 1919 तहत के
जो रूल्स हैं पॉइज़न एक्ट के वो गवर्नमेंट जो है पब्लिश करती है, किए जाने चाहिए। जैसे कि ऑप्शन है न्यूज़पेपर इसमें प्रकाशित किए जाने चाहिए, तो ऑप्शन ए है न्यूज़पेपर, ऑप्शन बी ऑफिशियल गज़ेट, ऑप्शन सी ट्रेड जर्नल्स, ऑप्शन डी डिपार्टमेंटल बुलेट। तो इसमें प्रकाशित किए जाने चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑफिशियल गज़ेट में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका द पॉइज़न एक्ट 1919 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शन? तो पॉइज़न एक्ट है उसमें कितने सेक्शन दिए गए हैं? ऑप्शन ए 5 सेक्शन है, ऑप्शन बी 8 सेक्शन, ऑप्शन सी 10 सेक्शन, ऑप्शन डी 12 सेक्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 10 सेक्शन दिए गए हैं। Next है, the Poison Act 1919 was amended in which year to extend it to former Part B state? विषय अधिनियम 1919 में किस वर्ष संशोधन करके इस पूर्व भाग बी राज्यों तहत वितरित विस्तारित किया गया? ऑप्शन ए 1940 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1958 में, ऑप्शन डी 1962 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1958 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नहीं है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2 के तहत स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर नहीं है पॉइजन एक्ट के तहत? ऑप्शन है क्या है ग्रांट ऑफ लाइसेंस ऑफ फिक्सिंग ऑफ फीस, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग इंपोर्ट ऑफ पॉइजन, ऑप्शन सी मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर फॉर सेल, ऑप्शन डी सेफ कस्टडी एंड लेबलिंग ऑफ पॉइजन। तो क्या नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास? तो वो रेगुलेट नहीं कर सकती है इंपोर्ट ऑफ पॉइजन को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अंडर द पॉइजन एक्ट 1919 हु कैन ग्रांट लाइसेंस फॉर सेल ऑफ पॉइजन्स? कौन जो है ग्रांट लाइसेंस ले सकता है सेल ऑफ पॉइजन के लिए? ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट और इट्स ऑथराइज्ड ऑफिसर, ऑप्शन सी लोकल पुलिस स्टेशन, ऑप्शन डी मेडिकल काउंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट और ऑथराइज्ड ऑफिसर्स। नेक्स्ट है which maximum quantity of poisons that may be sold to any one person can be fixed by? कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी बेची जा सकती है? ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी फार्मासिस्ट हिमसेल्फ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करती है कि मैक्सिमम क्वांटिटी जो है पॉइजन की कितनी सेल हो सकती है। Which section of the Poison Act 1919 contains the saving clause? तो विषय अधिनियम 1919 में कौन सी धारा व्यतिरेक सेविंग प्रावधान रखती है? तो ऑप्शन ए सेक्शन 8 में, ऑप्शन बी सेक्शन 9, ऑप्शन सी सेक्शन 10, ऑप्शन डी सेक्शन 4। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन ए बी हमारा करेक्ट आंसर है, सेक्शन 9 में दिया गया है। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ पॉइजन इनटू इंडिया विदाउट अ लाइसेंस इज प्रोहिबिटेड अंडर व्हिच सेक्शन? लाइसेंस के बिना भारत में विष का आयात किस धारा के तहत प्रतिबंधित है? तो ऑप्शन ए सेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 4, ऑप्शन डी सेक्शन 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेक्शन 3 में ये हमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द पॉइजन एक्ट 1919 गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कैन रेगुलेट पोजेशंस ऑफ पॉइजन्स इन लोकल एरिया वेयर पॉइजनिंग ऑफ व्हिच एनिमल इज फ्रीक्वेंट? ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है? इस के तहत राज्य सरकार जो स्थानीय क्षेत्रों में किस जानवर के विषाकरण की बारंबारता होने पर विषयों के अधिकारण को विनियमित कर सकती है? ऑप्शन ए डॉग्स की, ऑप्शन बी कैटल्स की, ऑप्शन सी एलिफेंट के, ऑप्शन डी बर्ड्स के। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कैटल्स, पशुओं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइजन एक्ट 1919 वाज originally passed to consolidate and amended the law relating to? तो 1919 के तहत जो मूल रूप से किससे संबंधित कानून को संकेतित और संशोधित करने के लिए पारित किया गया था? ऑप्शन ए इंपोर्ट पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन्स को, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स को, ऑप्शन सी क्लिनिकल ट्रायल्स को, ऑप्शन डी फार्मेसी एजुकेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इंपोर्ट को, पोजेशन और सेल ऑफ पॉइजन्स को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द पॉइजन एक्ट 1919? 1919 के तहत अपराध नहीं है। ऑप्शन ए अनलॉफुल इंपोर्टेशन ऑफ पॉइजन्स, ऑप्शन बी अनलॉफुल पोजीशन फॉर सेल ऑफ पॉइजन, ऑप्शन सी अनलॉफुल सेल ऑफ पॉइजन्स, ऑप्शन डी अनलॉफुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन्स टू बी पेटेंट बाय द लॉ। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर के तहत आप दे सकते हैं, जो डॉक्टर होगा वो रिकमेंड कर सकता है कि हाँ ये चीज इससे ठीक हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन द पेनल्टी फॉर ऑफेंस अंडर द पॉइजन एक्ट 1919 कैन बी? 1919 के तहत अपराधों का दंड हो सकता है क्या? ऑप्शन ए ओनली इम्प्रिजनमेंट केवल जेल, ओनली ऑप्शन बी क्या है? ओनली फाइन, या फिर ऑप्शन सी इम्प्रिजनमेंट और फाइन बोथ, ऑप्शन डी ओनली वार्निंग।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, दोनों हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 7 सर्च वारंट कैन बी इशूड बाय कमिश्नर ऑफ पुलिस इन व्हिच स्टेट? किस व्हिच एरिया? तो पुलिस धारा 7 के तहत पुलिस आयुक्त किन क्षेत्रों में तलाशी वारंट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए रूरल एरिया में, ऑप्शन बी प्रेसिडेंसी टाउन में, ऑप्शन सी इंटायर स्टेट में, ऑप्शन डी ओनली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। तो किसमें कर सकता है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजन एक्ट 1919 अप्लाई टू इंपोर्ट ऑफ पॉइजन इनटू इंडिया क्रॉस डिफाइंड? ठीक है, विषय अधिनियम 1919 परिभाषित के बार भारत में विषयों के आयात पर लागू होता है? ऑप्शन ए स्टेट बॉर्डर्स पे, ऑप्शन बी कस्टम्स फ्रंटियर्स पे, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री पे, ऑप्शन डी रिवर वे से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉइजन एक्ट 1919 इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? ऑप्शन ए, इट डिफाइन पॉइजन इन सेक्शन 2, इट, ऑप्शन बी, इट हैज नो प्रोविजन फॉर सर्च वारंट, ऑप्शन सी, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीज फ्री फॉर लाइसेंस, ऑप्शन डी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग मेक्स ऑल रूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, लास्ट है, द पॉइजन एक्ट 1919 डज नॉट अप्लाई द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट फॉर प्रोविजंस रिलेटिंग टू? ऑप्शन ए सेल ऑफ पॉइजन, ऑप्शन बी पोजीशन फॉर सेल, ऑप्शन सी इंपोर्टेशंस इनटू इंडिया ऑफ एनी स्पेसिफाइड पॉइजंस, ऑप्शन डी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉइजंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इंपोर्टेशन इन इंडिया ऑफ एनी स्पेसिफाइड पॉइजंस। तो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना और क्या-क्या चाहिए आपको, और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन करवाते हैं और जल्दी से जल्दी अपना हम कोर्स पूरा कर दें। ठीक है? फिर हम आपको लाइव आके एमसीक्यू डायरेक्ट सॉल्व करवाएँगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू 1000 एमसीक्यू सॉल्व करवाएँगे हम हर सब्जेक्ट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।